हेलो बच्चों, आज हम लोग बैलेंस्ड रिएक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंस रिएक्शन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। तो समझने के लिए हम लोग एक बैलेंस रिएक्शन का एक सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। बोला जाए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट कर कर अमोनिया बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझिए रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। नाइट्रोजन के यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए अमोनिया को 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाइट्रोजन के राइट साइड में भी कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स। जैसे ही अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का 6 एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में जो स्पेसिज होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट साइड में जो स्पेसिज है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें पूछा जाए सर रिएक्टेंट कौन कौन से, तो इस एग्जाम्पल में रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो प्रोडक्ट कौन सा है हम लोग का, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हम लोग का क्या है, अमोनिया है। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के आगे 1 हिडन है, तो नाइट्रोजन के आगे 1 हिडन है। हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, अमोनिया को मल्टीप्लाई किए हैं 2 से। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ध्यान दीजिए इस टर्म पर, CHI इसे हम लोग को प्रोनाउंस च नहीं करना है, क करना है, कीओ। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए, ये तो हम लोग एक एग्जांपल से समझे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसे बोला जाता है। अब समझिए, हम लोग को कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो भाई बैलेंस करने के बाद क्या क्वेश्चन में करने के लिए रहेगा। तो फॉर एग्जांपल एक दो ऐसे ही मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में किसी भी बैलेंस रिएक्शन में क्वेश्चन क्या मिलेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि नाइट्रोजन का 2 मोल लिया गया, हाइड्रोजन का 6 मोल लिया गया, अमोनिया कितना मोल बनेगा। या फिर ऐसे पूछा जाए अमोनिया का 5 मोल बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना मोल लेना पड़ेगा। या फिर दूसरे तरीके से नाइट्रोजन का 10 ग्राम लिया गया है, हाइड्रोजन का 100 ग्राम लिया गया है, अमोनिया कितना ग्राम या कितना मोल बनेगा। तो वही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि रिएक्टेंट इतना मोल लिया गया, इतना ग्राम लिया गया, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि बैलेंस रिएक्शन में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। रिएक्टेंट का इतना मोल लिया गया, प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा, या प्रोडक्ट का एक गिवन मोल बनाने के लिए रिएक्टेंट का कितना मोल चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये एक एग्जांपल लिया गया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। हम लोग इन जनरल रिएक्शन पर आते हैं, फॉर ए केमिकल रिएक्शन एक इन जनरल रिएक्शन यहां पर लिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक इन जनरल रिएक्शन लिया गया। इस रिएक्शन में कैपिटल ए एंड बी ये रिएक्टेंट्स है। तो कैपिटल में जो लिखा गया है ए एंड बी वो रिएक्टेंट्स है। कैपिटल एम और एन ये क्या है, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट। और स्मॉल लेटर में
ए, बी, एम एंड एन, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में, सिंपल में कोफिशिएंट वर्ड भी बोलते हैं। चलते हैं अब इन जनरल, ये हम लोग का इन जनरल रिएक्शन लिया गया था। अब यहां पर क्वेश्चन में कई क्वेश्चन एराइज हो सकता है, हम लोग एग्जाम्पल से ही चले। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया। भाई जरा देखिए यहां पर ये दो रिएक्टेंट हैं। एक केस ये भी हो सकता है दोनों रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस कि नहीं, दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करें, एक पूरा रिएक्ट कर जाए दूसरा बच जाए। तो ये भी दोनों दो केसेस है। किसी भी केमिकल रिएक्शन बात करें तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट लिया गया, रिएक्टेंट का जो मास या मोल लिया गया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट करेगा या तो रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये कैसे पता करेंगे कब रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर गया और कब रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट नहीं किया, कौन सा रिएक्टेंट बच गया और कौन सा रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर गया, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो ध्यान से समझिए। नाइट्रोजन का बोला जाए कि एक्स मोल लिया गया है और हाइड्रोजन का वाई मोल लिया गया है। ध्यान दीजिए, रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन का एक्स मोल लिए और हाइड्रोजन का वाई मोल लिए। तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया, रिएक्टेंट का मोल कितना लिया गया, एक्स और वाई मोल। तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है। अगर ऐसा है मतलब x मोल और y मोल का रेशियो 1 और 3 के बराबर है, तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन का x मोल और हाइड्रोजन का y मोल जो लिया गया है उसका रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिएक्टेंट का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो, तब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं हो, तब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर बताइए, ए और बी का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो ए और बी के रेशियो के बराबर है, तब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। लेकिन ए और बी का जो मोल लिया गया उसका रेशियो ए और बी के मोल के रेशियो के बराबर नहीं है, तब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। कौन कौन सा? पहला पॉसिबिलिटी, रिएक्टेंट जो लिया गया 100% सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर गए। दूसरा पॉसिबिलिटी, रिएक्टेंट जो लिया गया है 100% रिएक्ट नहीं किया है, कोई ना कोई बच गया है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो, तब 100% रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब वो 100% रिएक्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई बच जाएगा। और जो स्पेसीज बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिजेंट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो स्पेसीज बच गया उसको क्या बोला जाता है? एक्सेस रिजेंट या रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो जो एक्सेस में था, ज्यादा था, वो बच गया, उसको एक्सेस रिजेंट या रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिजेंट या रिएक्टेंट। तो दो टर्म हम लोग के लिए आ गए, एक लिमिटिंग, दूसरा एक्सेस रिजेंट या रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिजेंट या रिएक्टेंट किसे बोला जाता है?
तो जो 100% रिएक्ट कर गया, जो सबसे पहले रिएक्ट कर गया, उसको लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कहते हैं। और जो स्पेसीज बच गया उसे एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट बोला जाता है। तो अभी तक हम लोग 2 पॉइंट समझे हैं, एक एक कर दोनों पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग का फर्स्ट पॉइंट जो अभी हम लोग बोले थे, इफ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन, जो रिएक्टेंट लिया गया है, ये वर्ड ध्यान में दीजिएगा, टेकन वर्ड लिया गया है, तो रिएक्टेंट का जो मोल्स हम लोग लिए हैं उसका रेशियो इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, तो इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो और रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो इज इक्वल, वो अगर बराबर है, देन ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंप्लीटली, सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं। नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल केस है, रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो चेक कीजिए, अगर वो उनके कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है तो सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, कोई भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं रहेगा। चलिए आप लोग पूरा ये उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हम लोग सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट भी हम लोग समझ चुके हैं, पढ़िए। इफ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन, जो रिएक्टेंट का मोल लिया गया है उसका रेशियो इज नॉट इक्वल टू, तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो और रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो अगर बराबर नहीं हो, देन ऑल द रिएक्टेंट्स डू नॉट रिएक्ट कंप्लीटली, तब सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर, कम से कम एक रिएक्टेंट बचा रह जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और अभी हम लोग कुछ डिफिनेशन, कुछ टर्म्स के बात किए थे। लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं, तो रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली, जो रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर गया उसे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया उसे एक्सेस रिएजेंट। तो रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। चलिए उतारिए, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पर आएंगे। चलिए थर्ड पॉइंट समझिए। अभी तक बैलेंस रिएक्शन में 2 पॉइंट हम लोग सीखे हैं, कौन कौन सा 2 पॉइंट, तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, तब सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट कम से कम एक रिएक्टेंट तो बच ही जाएगा, जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट समझिएगा, फिर से हम लोग एग्जाम्पल ही लेकर चल रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया। देखिएगा 2 केस लेकर चल रहे हैं, 2 केसेस यहां पर लेकर चल रहे हैं। पहला केस नाइट्रोजन का 10 मोल लिया गया, अमोनिया का 30 मोल लिया गया। दूसरा केस हम लोग का नाइट्रोजन का 10 मोल लिया गया, अमोनिया का 40 मोल लिया गया। बड़ा ध्यान से आराम से समझिए। पहले केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मोल लिए गए हैं उसका रेशियो 1 और 3 का है,
10 मोल 30 मोल, रेशियो कितने का, 1 और 3 का। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मोल लिया गया उसका रेशियो 1 और 4 का। तो दो केसेस, पहला केस मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर, दूसरा केस मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, मोल का रेशियो 1 और 4 का, कोफिशिएंट का रेशियो 1 और 3 का। तो ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी केस हो मतलब रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के चाहे बराबर हो या ना हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे कोई भी केस हो, रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के चाहे बराबर हो या ना हो, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का जितना भी मोल बनेगा उसका रेशियो तो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट यहां पर बताइए 1, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट बताइए 3, अमोनिया का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो मैं क्या बता रहा हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जितना मोल रिएक्ट, टेकन वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूं, रिएक्ट वर्ड बोल रहा हूं, रिएक्ट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जितना मोल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का जितना मोल प्रोड्यूस होगा, ऑलवेज ऑलवेज किस रेशियो में, 1, 3 और 2 के रेशियो में रहेंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है, रिएक्टेंट का मोल हम लोग ज्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर है। दो पॉसिबिलिटी है, रिएक्टेंट का मोल या तो कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर में ले लें या रिएक्टेंट का मोल कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर में नहीं ले। मोल्स टेकन वर्ड, ये हमारी इच्छा पर है कि मोल ज्यादा लिए कम लिए कैसे लिए, हमारी इच्छा पर है। लेकिन रिएक्ट वर्ड पर ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का जितना भी मोल बनेगा उसका रेशियो ऑलवेज, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज किस रेशियो में होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो में होगा। तो इस एग्जांपल की बात करें, नाइट्रोजन का हम मान लीजिए कि बोलते हैं कि x मोल रिएक्ट किया, हाइड्रोजन का y मोल रिएक्ट किया, अमोनिया का z मोल बना है। तो ये x मोल टेकन नहीं है, मोल्स रिएक्टेड है, y रिएक्टेड, z रिएक्टेड। तो ये किस रेशियो में रहेगा, तो ऑलवेज उसके कोएफिशिएंट के रेशियो में 1, 3 और 2 के रेशियो में रहेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं। हम लोग का इन जनरल रिएक्शन जो दिया गया है उसकी बात करें तो हम लोग का इन जनरल रिएक्शन यही है। तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, तो यहां पर देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, ए का जितना मोल रिएक्ट किया, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, बी का जितना भी मोल रिएक्ट किया, फिर उसका रेशियो। अब चले प्रोडक्ट पर, मोल्स ऑफ एम फॉर्म्ड, एम का जितना भी मोल बना है, फिर मोल्स ऑफ एन फॉर्म्ड, एन का जितना भी मोल बना है। तो ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का जितना मोल रिएक्ट किया, प्रोडक्ट का जितना मोल बना, उसका रेशियो ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर, ए बी एम और एन, हमेशा इसी रेशियो में रहेगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑलवेज, ऑलवेज, चाहे मोल ज्यादा ले कम ले, या हो सकता है रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, या हो सकता है रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। चाहे जो भी केस हो, हमेशा ध्यान में रखें, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट का जितना भी मोल बनेगा, ऑलवेज किस रेशियो में होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो में होंगे।
ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर देखिए ये रेशियो, तो हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन हम लोग प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं, सिंपल कंक्लूजन पर आ रहे हैं। तो इसी फॉर्म को, ये जो रेशियो दिया गया, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, ए का जितना भी मोल रिएक्ट किया उसको ए के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, बी का जितना भी मोल रिएक्ट किया उसको बी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। मोल्स ऑफ एम फॉर्म्ड, एम का जितना भी मोल बना उसको एम के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। मोल्स ऑफ एन फॉर्म्ड, एन का जितना भी मोल बना उसको एन के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट किया और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड किए, प्रोडक्ट का जितना भी मोल बना है उसको प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से डिवाइड किए, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहला कंडीशन या दूसरा दोनों सेम कंडीशन है, बस उनका मैथमेटिकल फॉर्म क्या किया गया है? चेंज किया गया है। तो बैलेंस रिएक्शन से रिलेटेड तीन बातें हम लोग समझे हैं। तीनों पॉइंट बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, तीनों पॉइंट को दिमाग में कंठस्थ एकदम बिल्कुल बैठाइए। क्या क्या? रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है। सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट कम से कम एक रिएक्टेंट तो बच ही जाएगा। तो जो रिएक्टेंट बच जाता है उसको एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट कहते हैं, और जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, चाहे कोई भी केस हो, रिएक्टेंट का जो मोल लिया जाए, कम ले ज्यादा ले, या मोल का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो या ना हो, चाहे जो भी केस रहे, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट का जितना भी मोल बनेगा, हमेशा उनके कोएफिशिएंट के रेशियो में ही रहेगा। इसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या? तो रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, प्रोडक्ट का जितना भी मोल बना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड किए, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे पता करेंगे? ध्यान से समझिए। रिएक्टेंट का जो मोल्स लिया गया है, तो रिएक्टेंट का जो मोल्स लिया गया उसका रेशियो कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते हैं। कम से कम एक रिएक्टेंट बच जाता है। तो सर ये हम लोग कैसे पता करेंगे कौन रिएक्टेंट बच गया, कौन पूरा रिएक्ट कर गया? तो वही पढ़ने जा रहे हैं। स्टेप्स टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया वो पता कर लिए, तो बाकी जो रहेगा स्पेसीज वो क्या हो गया? वो बच गया है। तो पहला स्टेप समझिए, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का पहला स्टेप समझिए क्या बोला जा रहा है? डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो प्रत्येक रिएक्टेंट का जो मोल गिवन है, दिया गया है, उसको डिवाइड करना है किससे? बाय देयर कोएफिशिएंट। तो पहला स्टेप बिल्कुल दिमाग में फिट कीजिए, प्रत्येक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो दिया गया है उसको डिवाइड कर देना है उसी रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट से।
सेकंड स्टेप, द रिएक्टेंट फॉर विच अबव डिवीजन, पहले स्टेप में डिवाइड करने पर जो डिवीजन आ रहा है, द रिएक्टेंट फॉर विच अबव डिवीजन इज मिनिमम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, LR शॉर्ट में लिखे हैं। तो दो स्टेप्स में लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है। पहला स्टेप क्या था, तो रिएक्टेंट का जो मोल्स दिया गया है उसको डिवाइड करना है उनके कोफिशिएंट से। ये डिवीजन जिस रिएक्टेंट के लिए मिनिमम होगा वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। तीसरा स्टेप क्वेश्चन करने का है कि जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग का 2 ही स्टेप्स में निकल गए। तीसरा स्टेप्स आगे प्रोसीड करने के लिए, तीसरा स्टेप पढ़िए, वंस लिमिटिंग रिएजेंट इज फाउंड आउट, जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, देन आर फोकस, हम लोग का फोकस जो होना चाहिए, शुड बी ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए हम लोगों का पूरा फोकस ध्यान किस पर होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के स्टेप्स बिल्कुल दिमाग में बैठाएं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का जो स्टेप्स है उसको एग्जाम्पल से। पहला स्टेप, रिएक्टेंट का जो मोल्स दिया गया है उसको कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद ये डिवीजन जिसके लिए मिनिमम आएगा वही रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तीसरा स्टेप, जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया हम लोग का फोकस किस पर होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट पर। चलिए आप लोग उतारिए। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का जो स्टेप्स दिया गया उसको एग्जाम्पल से समझना है। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने वाला स्टेप्स अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन पूरा रिएक्ट करेगा, कौन बच जाएगा, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रिएक्टेंट है A, B और C, ये आपस में रिएक्ट कर एक प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा, A B2C3। A का कोएफिशिएंट 1, B का कोएफिशिएंट 2 और C का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 का मतलब हुआ स्टार्टिंग टाइम। तो शुरू में A का 1.5 मोल लिया गया, B का 2 मोल लिया गया और C का 6 मोल लिया गया। हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। पहले स्टेप पर आते हैं। रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसको डिवाइड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से। तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसे डिवाइड करना है कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से। तो A का 1.5 मोल लिए हैं, A का कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे। B का 2 मोल लिए हैं, B का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे। C का 6 मोल लिया गया है, C का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड में चले हम लोग। तो ये जो डिवीजन आया है 1.5 को 1 से डिवाइड किए, 1.5 आया। ये डिवीजन कितना आया, 1 आया। ये डिवीजन कितना आया, 2 आया। 1 इज मिनिमम। 1.5 और 1 और 2 में बोला जाए तो ये क्या है, ये हम लोग का मिनिमम है। किसके लिए, बी के लिए। तो देयरफॉर बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो देयरफॉर बी इज लिमिटिंग रिएजेंट मतलब बी पूरा रिएक्ट कर जाएगा। 2 मोल लिए हैं, 2 का 2 मोल पूरा रिएक्ट कर जाएगा। ए और सी बच जाएंगे। तो ए एंड सी आर एक्सेस रिएजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ई आर एक्सेस रिएजेंट, एल आर लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए उतारिए आप लोग। सेकंड एग्जांपल पर आइए। रिएक्शन वही है, डाटा को थोड़ा सा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। ए बी सी रिएक्टेंट, कोएफिशिएंट 1 2 3, डाटा को स्लाइटली चेंज कर दिए। ए का कितना मोल लिया गया, 0.5 मोल। बी का कितना मोल लिया गया, 1 मोल। सी का कितना मोल लिया गया, 6 मोल। हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। अब आप लोग अपने तरीके से कीजिए, अपना याद कर कर। पहला स्टेप क्या करेंगे, तो 0.5 ध्यान में रखें, जो भी नंबर ऑफ मोल्स लिया गया उसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो 0.5 को डिवाइड करेंगे 1 से,
1 मोल को डिवाइड करेंगे 2 से और 6 मोल को डिवाइड करेंगे 3 से। तो जो मोल्स लिया गया उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। दूसरा स्टेप, ये जो डिवीजन आया कितना 0.5, ये भी डिवीजन कितना 0.5, ये डिवीजन कितना 2, इसमें मिनिमम कितना है 0.5, ये मिनिमम है किसके लिए, ए और बी के लिए। मतलब यहां पर दो दो लिमिटिंग रिएजेंट ए एंड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट, ए और बी कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। ए का 0.5 मोल पूरा रिएक्ट करेगा, बी का 1 मोल पूरा रिएक्ट कर जाएगा, सी बच जाएगा। सी इज एक्सेस रिएजेंट। तो हम लोग को स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ये डिवीजन जिसके लिए मिनिमम होगा वही रिएक्टेंट क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, बाकी सब एक्सेस रिएजेंट है। चलिए उतारिए इसको। थर्ड एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। फिर से वही एग्जाम्पल, डाटा को चेंज किया गया है। इस बार ए का कितना मोल लिया गया 0.5 मोल, बी का कितना मोल 1 मोल, सी का कितना मोल 1.5 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप 0.5 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से और सी के लिए 1.5 मोल 1.5 को डिवाइड करेंगे 3 से। ये कितना आएगा, तो ये डिवीजन आया 0.5, ये भी डिवीजन आया 0.5 और ये भी डिवीजन आया 0.5। इस बार तीनों बराबर मतलब ए बी एंड सी तीनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। ए बी एंड सी ऑल रिएक्ट कंप्लीटली। ये तीनों कंप्लीटली क्या कर जा रहे हैं, रिएक्ट कर जा रहे हैं। देखिए यहां से भी पहचान सकते थे, जो मोल लिया गया है इसका रेशियो चेक कीजिए, जो मोल लिया गया इसका रेशियो निकालिए। 0.5, 1 और 1.5 का रेशियो निकालेंगे, 1, 2 और 3 आएगा। तो जो मोल लिया गया उसका रेशियो कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ए बी और सी कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ गए हैं कब कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन एक्सेस रिएजेंट होगा, कैसे निकालना है। चलिए इसको उतारिए।